नमस्कार श्रोताओं, शाम के ठीक 7:20 हुए हैं और ये समय है आपके अपने कार्यक्रम स्पोर्ट्स स्कैन का, जिसमें होती है खेल खबरों के साथ खेल और खिलाड़ियों की बातें और तमाम खेल खबरों का विश्लेषण। उन पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ होते हैं स्पोर्ट्स एक्सपर्ट्स। आज के स्पोर्ट्स स्कैन के इस एडिशन के साथ मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त सिद्धार्थ सिंह, और तमाम खेल खबरों पर विस्तार से चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में आ चुके हैं वरिष्ठ खेल कमेंटेटर और पत्रकार गौस मोहम्मद। गौस, स्पोर्ट्स स्कैन कार्यक्रम में आपका स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया सिद्धार्थ, और सबको नमस्कार। और सबसे पहले नजर डालते हैं अब तक के स्पोर्ट्स हेडलाइंस पर। जर्मनी के क्रेफेल्ड में भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने जर्मनी को 6-1 से हराकर बड़ी जीत हासिल की है। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल आईसीसी ने आज ताजा टेस्ट रैंकिंग जारी की है। इंडियन सुपर लीग फुटबॉल टूर्नामेंट में मेजबान गोवा और हैदराबाद के बीच मैच गोल रहित बराबरी पर समाप्त हो गया है। और आई लीग में आज मोहम्मडन एससी ने रियल कश्मीर को 2-0 से हरा दिया है। और सबसे पहले बात करते हैं हॉकी की। बड़ी खबर जर्मनी से आ रही है। जर्मनी के क्रेफेल्ड में भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने जर्मनी को 6-1 से हराकर बड़ी जीत हासिल की है। भारत की ओर से नीलकांत शर्मा ने 13वें मिनट में, वहीं विवेक सागर प्रसाद ने 28वें और 29वें मिनट में लगातार 2 गोल कर भारत को पहले 3-1 की बढ़त दिलाई। और इसके बाद 41वें मिनट में ललित कुमार, फिर बैक टू बैक 42वें मिनट में अक्षदीप सिंह और 47वें मिनट में हरमनप्रीत सिंह ने छठा गोल कर जर्मनी को करारी शिकस्त दी है। जर्मनी की ओर से एकमात्र गोल 14वें मिनट में कॉन्स्टेंटिन स्टेब ने किया है। अब आज जबकि इतने बड़े अंतर से, और गौस आप इस तरह के, अगर हम हॉकी की बात करें या फुटबॉल की बात करें, आप बहुत करीब से इनको कवर करते रहे हैं, कमेंट्री करते रहे हैं, तो क्या कुछ लगता है कि हॉकी जो आगाज किया है जो जर्मनी के टूर का, बहुत ही डिफरेंटली और बहुत ही एग्रेशन के साथ भारतीय टीम ने? बेशक बहुत ही अच्छा आगाज, एक अच्छी शुरुआत, एक अच्छी बिगिनिंग भारतीय हॉकी टीम की तरफ से, क्योंकि जर्मनी फील्ड हॉकी की टीम अपने आप में एक अलग स्थान रखती है। चाहे वो जर्मनी हो, हॉलैंड हो, ऑस्ट्रेलिया हो, इनका कोई मुकाबला नहीं है। और पिछले काफी अरसे से अगर आप नजर डालें तो जर्मनी अगर किसी से हॉकी में डरता है तो वो भारतीय टीम है। और भारतीय टीम ने काफी अरसे बाद बाहर का ये कोई दौरा किया है और आप यूरोप में खेल रहे हैं, और यूरोप में इस तरह की जीत मायने रखती है। और जैसा आपने बताया कि पहला गोल नीलकंठ शर्मा ने किया था, जो कि मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं, बहुत बढ़िया खिलाड़ी हैं। और उसके अलावा विवेक, ये एक ऐसा खिलाड़ी है कि एमपी का रहने वाला है, और इन्होंने सिद्धार्थ इंटरनेशनल हॉकी महासंघ जो है चुनती है, उसने राइजिंग स्टार का खिताब जीता है। तो जाहिर सी बात है कि इनके अंदर वो प्रतिभा है जो पूरी दुनिया की हॉकी जगत ने पहले ही भाप लिया था। तो इस खिलाड़ी ने दूसरा और तीसरा गोल किया, और वो दोनों गोल फील्ड गोल थे जी। अशोक कुमार, शाहिद और हमारे काफी ऐसे खिलाड़ी थे जो फील्ड गोल करते थे। उनकी इंडिविजुअल एबिलिटी बहुत अच्छी होती थी, और ये हॉकी से गायब होती जा रही थी, पर इस चीज को थामा है भारतीय टीम ने, और अच्छे तरीके से विवेक ने 2 फील्ड गोल किए जो यकीनी तौर पे दाद के काबिल है। ये एक उदाहरण भी पेश करेगा और एक ऐसी शुरुआत जो भारतीय टीम को काफी कुछ आगे दिखाएगी। और अगर आप विवेक की आपने बात की है, जिस तरह से बैक टू बैक इन्होंने किए, अगर हम देखें तो 28वें मिनट और 29वें मिनट लगातार आप बैक टू बैक आप हावी हो जाते हैं उस टीम के ऊपर, और बैक टू बैक गोल करना, ये कितनी बड़ी उपलब्धि मानते हैं आप? देखिए सिद्धार्थ, आप यूरोपियन टीम के खिलाफ खेल रहे हैं, जर्मनी के, जिनकी डिफेंस जो है वो भयंकर एक दीवार होती है, उसको रौंदना, भेदना एक अपने आप में बहुत बड़ी कलाकारी है, और ये कलाकार ही कर सकता है। जो भारतीय हॉकी की खूबसूरती है, स्किल, ड्रिबलिंग, और आप एक सेकंड में कई चीजें सोचते हैं। और जो आपने बताया कि एक एक मिनट के फासले में एक के बाद एक, और वो भी फील्ड गोल किए, यानी कि ये शख्स चीते की भांति बॉल पे नजर रखे था, और इसके साथ डिफेंडर और जो पीछे मिडफील्डर रहते हैं उनकी पोजीशनिंग का अंदाजा उनको था। लगातार इस तरह 2 गोल
जर्मनी जैसी डिफेंस के खिलाफ या गोलकीपर के खिलाफ भेजना एक बहुत बहुत बड़ी सफलता है। और गौस, जब ये मैच शुरू हुआ था, अगर हम देखें तो हमने जो पहला गोल किया है वो 13वें मिनट में किया था, नीलकांत शर्मा के जो गोल की हम बात कर रहे थे। और उसी के साथ जो जर्मनी ने उसका जो मतलब उसकी टीम ने जो पलटवार किया भारतीय टीम के ऊपर, तो वो 14वें मिनट में जो कॉन्स्टेंटिन स्टेव ने जो गोल किया, तो इमीडिएट उसने बराबरी तो कर ली 1-1 की, लेकिन इसके बाद जिस तरीके से भारतीय खिलाड़ियों ने अपना दबदबा मैदान के ऊपर बनाया, वो वाकई में काबिले तारीफ है। और जिस तरह से अगर हम टेक्निकली भी इस गेम को देखें तो उसके हिसाब से, टेक्निक के हिसाब से भी भारतीय खिलाड़ियों ने बेहतरीन प्रदर्शन किया है। बहुत खूब सिद्धार्थ, आपने जो सवाल किया और जो नोट किया, क्योंकि अगर एक टीम 1 गोल से हार रही है और जर्मनी जैसी टीम है उसने इमीडिएटली वो मुकाबला बराबर कर दिया है, तो ऐसे संभावनाएं रहती हैं कि जो भ्रमणकारी टीम है वो डिमोरलाइज हो सकती है और गोल खा सकती थी। पर यहां पर तारीफ करनी होगी कोच ग्राहम रीड जो हैं, उनकी इस टीम की, उनकी उसकी प्लानिंग की, कि उन्होंने अपनी टीम को इस तरह से तैयार किया है कि आप ये मान के चलें कि अगर 1 गोल आप 0 पे जा रहे हैं तो समझिए कि 2 गोल से पिछड़ रहे हैं। तो वो ये जो मुकाबला 1 गोल खाने के बाद आप 6 गोल कर रहे हैं, ये आसान नहीं है। 5 गोल कर रहे हैं तो ये एक बहुत बड़ी बात है जी। तो आज की सफलता यकीनी तौर पे दाद के काबिल है और ये संकेत है कि आने वाले ओलंपिक की तैयारी के लिए हम ठीक है। जी बिल्कुल, तो ये मैच ओलंपिक की तैयारियों के हिसाब से बहुत अहम माने जा रहे हैं। और दोनों टीमों के बीच अब जो अगला मैच है वो मंगलवार को खेला जाएगा। शनिवार को बेल्जियम के एंटवर्प में भारत का सामना ब्रिटेन से होगा। श्रृंखला का जो अंतिम मैच है वो 8 मार्च को भारत और ब्रिटेन के बीच बेल्जियम में ही खेला जाएगा। तो अभी फिलहाल तो अगला मैच मंगलवार को है, तो भारतीय टीम पूरी तरह से मोटिवेटेड है और देखना दिलचस्प होगा कि क्या कुछ हम इस तरह की परफॉर्मेंस अगले मैच में रिपीट कर पाते हैं या नहीं। जी, कोच के ऊपर काफी कुछ निर्भर करता है, क्योंकि अगर आपने एक बड़ी टीम के खिलाफ इस तरह से मैच जीता है तो यहाँ पे जश्न का माहौल नहीं है। वो दूसरे मैच, हर मैच को उसके हिसाब से खेलेंगे। तो यही प्लानिंग है और एक नया युग है। पहले कभी कभी होता था कि एक मैच हमने बड़ी टीम से जीत लिया तो जश्न के बाद 2 छोटी टीम से हार भी जाते थे, पर अब ऐसा नहीं है। भारतीय टीम पूरी प्लानिंग के साथ है और एक जज्बे के साथ है और मुबारकबाद देते हैं उनको। और अब हम क्रिकेट से मूव करते हैं, जर्मनी में ही रहते हैं और आते हैं डुसेल्डोर्फ में, जहां महिला हॉकी के दूसरे मुकाबले में आज जर्मनी ने भारत को 1-0 से हरा दिया है। जर्मनी की ओर से 24वें मिनट में एमली वॉटमैन ने गोल किया। और अगर हम देखें तो गौस, कल भी जर्मनी ने भारत को 5-0 से शिकस्त दी थी और जो 4 मैचों की ये श्रृंखला है, अब 2-0 से जर्मनी आगे हो गई है। हालांकि आज का जो मैच हम देखें तो आज 1 ही गोल से हम हारे हैं, लेकिन कल बहुत निराशाजनक भारतीय टीम का प्रदर्शन रहा था। तो और अगर हम विश्व रैंकिंग देखें तो जर्मनी की महिला टीम 3रे स्थान पर है, जबकि भारत 9वें स्थान पर है। तो यहाँ पर थोड़ा सा पुरुष टीम की अपेक्षा महिलाओं का जो ये मैच हुआ है, इसमें काफी कुछ उम्मीद लगाई जा रही है कि एटलीस्ट हम कम बैक करें इस मैच में। देखिए, जो पहले मैच का परिणाम था उसके बाद दूसरे मैच में आप देखिए गोलों की संख्या कम हुई है और आपने रैंकिंग बताई, उसमें काफी फर्क है। यहां जो हमको सबसे ज्यादा लाभ होने जा रहा है भारतीय महिला हॉकी टीम को, अगर आप देखें उनकी रणनीति, उनकी आपस में अंडरस्टैंडिंग भारतीय महिला हॉकी टीम की वो गजब की है। पर काफी अरसे बाद ये कोई टूर्नामेंट खेलने निकले हैं और हल्के हल्के अपने आप को ये उस चीज में ढाल लेंगे और फिर ये अच्छी से अच्छी टीम को हैरत में डालने की क्षमता रखते हैं। जी, तो देखना होगा, क्योंकि अब जो अगला मैच है वो मंगलवार को खेला जाएगा। 4 मैचों की श्रृंखला का तीसरा मैच है ये, और इस पर भी हमारी नजर बनी रहेगी। हॉकी के बाद अब बात करते हैं क्रिकेट की। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल आईसीसी ने आज ताजा टेस्ट रैंकिंग जारी की है। क्या कुछ रहा आईसीसी की टेस्ट रैंकिंग में, जानते हैं हमारी सहयोगी पुष्पलता शर्मा की इस रिपोर्ट में।
आईसीसी की जारी ताजा रैंकिंग में आज भारतीय ओपनिंग बल्लेबाज रोहित शर्मा 6 पायदान की छलांग लगाकर करियर की सर्वश्रेष्ठ 8वीं रैंकिंग पर पहुंच गए। रोहित ने इंग्लैंड के खिलाफ 3 टेस्ट में 296 रन बनाए थे। वे भारत की ओर से अब तक सीरीज में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज हैं। वहीं दूसरी ओर स्पिनर रविचंद्रन अश्विन को भी 4 स्थानों का फायदा हुआ। वे दुनिया के टॉप 3 गेंदबाजों में शामिल हो गए हैं। अक्षर पटेल को 30 स्थान का फायदा हुआ और वे भी करियर की सर्वश्रेष्ठ 38वीं रैंकिंग पर पहुंच गए हैं। वहीं मोटेरा टेस्ट में उन्होंने 11 विकेट लिए थे। अश्विन ने इंग्लैंड के खिलाफ 3 टेस्ट में सबसे ज्यादा 24 विकेट लिए हैं। वहीं अक्षर 18 विकेट के साथ दूसरे नंबर पर हैं। चेतेश्वर पुजारा को 2 पायदान, अजिंक्य रहाणे को 1 और ऋषभ पंत को 3 स्थानों का नुकसान हुआ है। आईसीसी ने ये रैंकिंग भारत और इंग्लैंड के बीच तीसरे टेस्ट के बाद जारी की है। गेंदबाजी के टॉप 10 में 2 भारतीय शामिल हैं। अश्विन के अलावा तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह को 1 पायदान का नुकसान हुआ और वे 9वें नंबर पर आ गए हैं। टेस्ट में ऑलराउंडर्स की रैंकिंग में भारत के 2 खिलाड़ी हैं। अश्विन 5वें और रविंद्र जडेजा नंबर 2 पर काबिज हैं। टीमों की रैंकिंग में न्यूजीलैंड और भारत दोनों के 118 पॉइंट्स हैं। हालांकि न्यूजीलैंड कुछ दशमलव अंकों से भारत से आगे है, इसलिए शीर्ष पर है। ऑस्ट्रेलिया 113 पॉइंट्स के साथ तीसरे स्थान पर है। पुष्पलता शर्मा, स्पोर्ट्स स्कैन। जी हाँ, अगर हम इस रैंकिंग में देखें तो हालांकि न्यूजीलैंड और भारत दोनों के ही 118 अंक हैं और कुछ पॉइंट्स से हम एक दूसरे से आगे पीछे हैं, लेकिन फिर भी पॉइंट्स के आधार पर न्यूजीलैंड पहले नंबर पर है, भारत दूसरे नंबर पर है, ऑस्ट्रेलिया तीसरे नंबर पर है, इंग्लैंड चौथे स्थान पर है, पाकिस्तान 5वें, साउथ अफ्रीका 6ठे, श्रीलंका 7वें, वेस्ट इंडीज 8वें और बांग्लादेश 9वें स्थान पर है। आज जो रैंकिंग आई है उसमें रोहित शर्मा की हम सबसे पहले बात करेंगे कि 6 पायदान की छलांग लगाकर वो 8वीं रैंकिंग पर पहुंचे हैं और क्योंकि उन्होंने जिस तरह से इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज में जो बेहतरीन प्रदर्शन किया है, 296 रन बनाए हैं, जिसकी वजह से ये इस रैंकिंग में उन्हें फायदा मिला। हाँ, बीच में थोड़ी मुश्किल में थे, लेकिन एक बार फिर रोहित है और गजब का खिलाड़ी है जिसकी रिफ्लेक्शन बहुत ही अच्छी है और 296 रन वाली बात आप कह रहे हैं, तो रोहित से हमें बहुत ज्यादा उम्मीद है और आगे जाके वो अपनी रैंकिंग को बहुत सुधारेंगे। और जैसे आपने जिक्र किया था रविचंद्रन अश्विन का, ये भी एक ऐसा खिलाड़ी है जिसको रोकना किसी के बस की बात नहीं है और ये जो अब आने वाला मैच है उसमें मेरे ख्याल से इंग्लैंड के जितने महारथी हैं हर एंगल से धीमी गति से एक कोण से रविचंद्रन अश्विन पे एक तरह से रिसर्च कर रहे होंगे और जितनी वो रिसर्च करेंगे उतना कंफ्यूज होंगे, क्योंकि ये खिलाड़ी इतना अनुभवी है, ये बैट्समैन को देख लेता है कि ये इस तरह तैयार होके आया है तो उसके पास अगला हथियार होता है, तो ये उसकी अनुभव है जिसकी वजह से वो 400 विकेट ले चुका है। और हाँ, एक बात गौर करनी होगी सिद्धार्थ कि हमको हमारे तेज गेंदबाजों को बड़े ही होशियारी से इस्तेमाल करना होगा। बुमराह बीच बीच में इंजर्ड हो रहे हैं जो अच्छा संकेत नहीं, क्योंकि ये एक मैच विनिंग बॉलर है, ये बैट्समैन को न सिर्फ मुश्किल में डालता है बल्कि भुला ही देता है खेलना। तो और रही बात टेस्ट रैंकिंग की, निराश नहीं होना चाहिए, अभी हमारे पास मौका है और हो सकता है अगला प्रोग्राम जब आप कर रहे हो तो उसमें रैंकिंग में भारत और ज्यादा बेहतर हो जाए। बिल्कुल, और यहाँ पे अगर हम देखें तो रविचंद्रन अश्विन को भी 4 स्थानों का फायदा हुआ है और दुनिया के टॉप 3 गेंदबाजों में शामिल हो गए। लेकिन जो इंग्लैंड की सीरीज है इसमें जिस बॉलर ने सबसे ज्यादा लोगों के दिलों में जगह बनाई है वो है अक्षर पटेल, जिनको 30 स्थान का फायदा हुआ है और करियर की सर्वश्रेष्ठ 38वीं रैंकिंग पर पहुंच गए हैं। और जिस तरह से मोटेरा में उन्होंने 11 विकेट लिए, मुझे लगता है कि इस समय वो मतलब वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर क्रिकेटर के रूप में उभरे हैं। बेशक अक्षर जो है ये सुनहरा अक्षर है ना। और रही बात रविचंद्र की बात, उसका अनुभव है, वो कितनी भी आप टेक्निक स्ट्रांग कर लीजिए, लोग कहते हैं कि विकेट ऐसी थी, विकेट वैसी थी, जैसी भी विकेट थी वो दोनों टीम के लिए थी। और यहाँ पे आपके जो स्किल है, बैटिंग स्किल है, उसका अग्नि परीक्षा होती है। अगर आप अच्छे से खेल के दिखाएं, और बहुत मोटिवेट करना पड़ता है, क्योंकि टेस्ट क्रिकेट का मायने ही ये होता है कि एक एक बॉल को आपने पूरा तोल के खेलना पड़ता है। अगर आप टेस्ट क्रिकेट को वनडे या T20 की भांति खेलेंगे
और शिकायत करेंगे। मेरे ख्याल से इंग्लैंड की अब जो कोशिश रहेगी, वो जानते हैं कि कैसी भी विकेट हो, अच्छी बुरी जो उनको लगे, उसका जिक्र करना बेकार है। उनको फोकस करना होगा अपनी बैटिंग पर। बिल्कुल, अगर हम ऑलराउंडर्स की रैंकिंग देखें तो जेसन होल्डर वेस्टइंडीज के 407 पॉइंट्स के साथ पहले स्थान पर काबिज हैं। दूसरे स्थान पर ऑलराउंडर्स में रवि जडेजा हैं, जिन्होंने 394 की पॉइंट्स के साथ हैं। बेन स्टोक्स इंग्लैंड के 384 पॉइंट्स के साथ तीसरे स्थान पर काबिज हैं। तो ये तो बात थी रैंकिंग की। टीम इंडिया इस समय जबरदस्त फॉर्म में चल रही है और ऑस्ट्रेलियाई सीरीज 2-1 से जीतने के बाद इंग्लैंड के साथ भी श्रृंखला में भी उसने 2-1 की बढ़त बना ली है। अगर टीम इंडिया ये मैच जीत जाती है तो अगला मैच तो वो इस साल सबसे ज्यादा टेस्ट जीतने वाली टीम बन जाएगी। आइए सुनते हैं हमारे सहयोगी की ये खास रिपोर्ट धर्मेंद्र की। टीम इंडिया के पिछले टेस्ट में जीत के बाद हौसले बुलंद हैं। भारतीय क्रिकेट टीम ने कोरोना के बाद ऑस्ट्रेलिया को उसी के घर में टेस्ट सीरीज में 2-1 से शिकस्त दी थी। अब इंग्लैंड के खिलाफ घरेलू सीरीज में भी 2-1 की बढ़त बना ली है। श्रृंखला का आखिरी मैच 4 मार्च से खेला जाएगा। यदि भारतीय टीम ये टेस्ट भी जीत लेती है तो वो इस साल सबसे ज्यादा टेस्ट जीतने वाली टीम बन जाएगी। इस मामले में वो इंग्लैंड की टीम को पीछे छोड़ देगी। अगर टीम इंडिया आखिरी टेस्ट मैच जीतती है तो भारतीय टीम इंग्लैंड को 3-1 से सीरीज में हरा देगी। वहीं आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल का टिकट भी हासिल कर लेगी। न्यूजीलैंड पहले ही फाइनल में पहुंच चुका है। ये खिताबी मुकाबला 18 जून से लॉर्ड्स में खेला जाएगा। इस साल जनवरी से अब तक इंग्लैंड और इंडिया ने सबसे ज्यादा 5-5 टेस्ट मैच खेले हैं। इनमें दोनों ही टीम ने 3-3 जीत हासिल की। टीम इंडिया ने अब तक एक ही टेस्ट हारा है और एक ड्रॉ खेला, जबकि इंग्लैंड की टीम 2 टेस्ट मैच में हारी है। इस साल ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश और श्रीलंका टीम अब तक कोई टेस्ट मैच नहीं जीत सकी है। इसमें ऑस्ट्रेलिया ने एक ड्रॉ खेला है। इस साल टीम इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड को हराया है। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 2 में से 1 टेस्ट जीता और एक ड्रॉ खेला। वहीं इंग्लैंड को 3 में से 2 मैच में शिकस्त दी। धर्मेंद्र, स्पोर्ट्स कैम्प। जी हां, अगर गौस इस पर हम एक नजर डालें तो कहीं न कहीं अगर भारत अगला टेस्ट जीत जाता है तो बहुत बड़ी ये उपलब्धि होने वाली है। और 2021 में जिन भी टीम्स ने टेस्ट खेले हैं उनमें उसकी जो परफॉर्मेंस है वो सर्वश्रेष्ठ होगी और सबसे ज्यादा टेस्ट जीतने वाली टीम बन जाएगी। फिलहाल जो इंग्लैंड है मुमकिन है। और रही बात इंग्लैंड की, देखिए इंग्लैंड ने पूरी प्लान के साथ आए थे। श्रीलंका में आए। श्रीलंका में एक से एक स्पिनर है। वहां लोकल स्पिनर्स ने भी इंग्लैंड के बैट्समैन को अभ्यास कराया था, तो उनकी अच्छी तैयारी है। हमारी टीम ने बहुत ही अच्छा प्रदर्शन किया है, तब जीते। और बात करते हैं फुटबॉल की। इंडियन सुपर लीग फुटबॉल टूर्नामेंट में मेजबान गोवा और हैदराबाद के बीच मैच गोल रहित बराबरी पर समाप्त हो गया है। प्लेऑफ की चौथी टीम के लिए इस मुकाबले को अहम माना जा रहा है। टीके मोहन बागान मुंबई सिटी के साथ नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड ने प्लेऑफ में पहले ही जगह बना ली है। और अगर हम देखें तो आज का मैच ये ड्रॉ रहा है, तो अब क्या कुछ उम्मीदें हैं प्लेऑफ में पहुंचने के लिए? बात गोवा और हैदराबाद की करें तो देखिए दोनों के बीच अंतर जो है लगभग बहुत कम है, तो इनके अवसर हैं। और रही बात जो मोहन बागान की है, मोहन बागान एक ऐसी टीम है जो भारत की एक तरह से मुगल आजम कही जाती है। आईएसएल में भी आई और 40 अंक लेके वो सबसे ऊपर बनी हुई है। और मुंबई सिटी 37, यानी मुंबई का एक क्लब काफी अरसे बाद आईएसएल के अंदर छाया हुआ है। रही बात नॉर्थ ईस्ट की, जिसके गजब के खिलाड़ी हैं, लेकिन फासला थोड़ा ज्यादा है। और गोवा की और हैदराबाद की टीम में जो वेल प्लान होगी अगले अपने मैच के अंदर, वो बेहतर स्थिति में रहेगी। निराश किया बेंगलुरु टीम ने, जमशेद ने, और सबसे ज्यादा निराश ईस्ट बंगाल ने किया। बिल्कुल। और एक दूसरा मैच भी अभी 7:30 बजे शुरू हुआ है, जिसमें ईटीके मोहन बागान का सामना दूसरे नंबर की टीम मुंबई सिटी से हो रहा है। तो ये मैच चल रहा है, हालांकि दोनों ही शीर्ष की टॉप 2 टीम्स हैं और इस बार जो विजेता भी मतलब काफी उम्मीद की जा रही है कि इन्हीं में से होगा। और श्रोताओं, समय अनुमति नहीं दे रहा है कि हम कुछ और खेल खबरों पर चर्चा करें। गौर साहब हमारे स्टूडियो में और तमाम खेल खबरों पर चर्चा करने और विशेषज्ञ राय साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया। श्रोताओं, स्पोर्ट्स कैन में आज के लिए बस इतना ही। अगर आप इस कार्यक्रम को दोबारा सुनना चाहते हैं तो लॉग ऑन कर सकते हैं हमारी वेबसाइट newsonair.com पर। कल शाम 7:20 पर दोबारा मुलाकात के वायदे के साथ इजाजत दीजिए अपने होस्ट दोस्त सिद्धार्थ सिंह को। तब तक के लिए नमस्कार।